लॉयड एक असुरक्षित, बदसूरत, हारा हुआ इंसान था जो अपने गांव में सबसे कमजोर था। लेकिन जब वो राज्य में जादू अकादमी में शामिल होने गया तो वो अचानक शक्तिशाली निकला और अपनी ताकतों से सबको प्रभावित करके सबसे बड़ा हरम बना लिया। अपने गांव में लॉयड एक खरगोश पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो खरगोश अमेरिकन निंजा वॉरियर का विजेता था और उसने लॉयड की धज्जियां उड़ा दी। तब उसके भाई शोमा ने खरगोश को पकड़ लिया और लॉयड तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। जब वो बड़ा हुआ तो वो मैरी नाम की एक चुड़ैल के घर चला गया। मैरी ने सोचा कि वो अपनी इच्छा पूरी करवाने आया है और उसे बताया कि उसकी इच्छा तभी पूरी होगी जब वो एक बड़ा बलिदान करने को तैयार हो। वो वहाँ कुछ समय रहने आया था ताकि सैनिक बन सके। मैरी चिल्लाई कि उसका घर अनाथालय नहीं है, सराय ढूंढो। हालांकि जब उसने बताया कि वह कुनलुन गांव से है जिसकी मुखिया अलका थी जो क्रिस्टल बॉल से प्रकट हुई, मैरी मान गई और अलका ने अपने शिष्य को उसकी देखभाल करने को कहा। वह मैरी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, तो उसने उस छोटी लड़की को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन अलका ने झूठ बोला था और यह सुनते ही मैरी की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। जब वह चली गई, मैरी ने क्रिस्टल बॉल को अलमारी में फेंक दिया और अलका को बदसूरत बुढ़िया कहा। बाद में उसने लॉयड को उसके कमरे की ओर इशारा किया और अलका अपने असली रूप में आई और बताया कि क्रिस्टल एक टेलीपोर्टेशन उपकरण था। चूंकि लॉयड एक भोला भाला बच्चा था, वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैरी उसका दुरुपयोग न करे और उसे बदसूरत बुढ़िया कहने के लिए प्राचीन रून जादू से छोटे छोटे दुर्भाग्यों का शाप दे दिया। जब वह गई, अभिशाप लगा। वह गिरी और बोली कि छोटे शैतान ने प्राचीन जादू का उपयोग सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया। अगले दिन वह जागी और देखा कि लॉयड दोनों के लिए नाश्ता बना रहा था। उसने रसोई के उपयोग के लिए माफी मांगी और नाश्ते के बाद उसने पूछा वह सैनिक क्यों बनना चाहता है, तो उसने बताया कि वह अपने गांव में कमजोर था और एक मजबूत और कूल व्यक्ति बनना चाहता था। वह आज़मी राज्य की अकादमी में प्रवेश परीक्षा देने आया था और चूंकि इसमें लड़ाई की परीक्षा थी, उसने बताया कि सहन शक्ति उसकी कमजोरी थी और उसे यहाँ आने में 6 दिन लगे इसी कारण से। मैरी ने सोचा कि ट्रेन से 6 दिन में यहाँ पहुंचना सामान्य है, पर लॉयड ने बताया कि वह हजारों किलोमीटर दौड़ा और कई राक्षसों को मारा जो उसकी नजर में सिर्फ कीड़े थे और वह केवल दानव प्रभुओं को ही राक्षस मानता था। उसने उसे बताया कि वह काफी मजबूत था और सोचा कि कोई व्यक्ति कितना असुरक्षित हो सकता है। उसने गलती से अपने चेहरे पर चाय गिरा दी और लॉयड ने उसे एक कपड़े से पोंछा जिस पर एक प्राचीन रून था, जिससे उसकी त्वचा कपास से भी ज्यादा मुलायम हो गई। उसके लिए यह बस एक घरेलू उपचार था, लेकिन मैरी जानती थी कि यह डिस्कार्ड रून था जो हटाने के लिए इस्तेमाल होता था और वह इसे 6 साल से सीखने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि वह अपना सिर इसलिए पीट रही थी क्योंकि वह कमजोर था और एक नौसिखिया होने के लिए माफी मांगी। फिर वह शहर में घूमा और जब सेलेन नाम की एक लड़की को एक विशाल टिड्डा खाने वाला था, लॉयड ने उसके सिर पर छलांग लगाई और उस कीट को अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसने उसे उठने में मदद की और उसका चेहरा साफ किया, जिससे वह शर्मिंदा हुई और वह चला गया क्योंकि उसे और काम करने थे। पहली नजर में प्यार का अनुभव करते हुए उसने सोचा क्या मेकअप उसे अच्छा दिखाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शापित बेल्ट थी जिसके कारण उसे पूरी जिंदगी धमकाया गया था। हालांकि बेल्ट अपने आप खुल गया और आंसू बहाते हुए उसने सोचा कि लॉयड उसकी किस्मत का आदमी था। अगली सुबह उसने मैरी को मुफ्तखोर बनने की अनुमति के लिए एक तोहफा दिया। सैन्य अकादमी के बाहर एलन नाम का एक कुलीन और सेलेन आपस में बहस करने लगे। रिहो, जो लॉयड के पास खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या वह इंसान भी है, क्योंकि उसके चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली आभा थी। जब उसने उसके धातु के हाथ की तारीफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वह डर से लड़ाकू मुद्रा में आ गई और उसने अपनी कर्कश आवाज के लिए माफी मांगी। अचानक सेलेन आई और रिहो को दीवार में धकेल दिया क्योंकि किसी और लड़की को उसके प्यारे लॉयड के पास जाने की इजाजत नहीं थी। उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह गर्म हो गया और उसने रिहो से कहा कि सिर्फ वही उस हरम के शौकीन की सवारी कर सकती है। परीक्षा के दिन प्रशिक्षक मिर्थोफेन और रिहो लॉयड की ताकत देखकर हैरान थे, पर नतीजों में उसका नाम कहीं नहीं था। अकादमी में कॉलिन ने नए छात्रों का परिचय पूरा किया और जो लोग लॉयड को जानते थे वे चिंतित थे क्योंकि वह कहीं नहीं दिखा और मिर्थोफेन को लगा कि लॉयड के बिना जीव साम्राज्य से युद्ध के लिए सेना बहुत कमजोर होगी। सभी ने उस हरम प्रेमी की कमी महसूस की। कॉलिन ने कहा कि लापता राजकुमारी को खोजने वाले को इनाम मिलेगा। घर जाते वक्त एक टिड्डे ने लॉयड पर हमला किया, पर वह बेपरवाह रहा और नौकरी के लिए एक रेस्तरां गया। मालिक क्रोम उसकी शक्ति से डर कर कूद पड़ा और सोचा कि वह वहां क्यों आया है। लॉयड पार्ट टाइम काम चाहता था। कहा कि वह सब कर सकता है, तो क्रोम ने उसे रिसोट्टो बनाने को कहा। उसने बताया कि वह प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया, पर क्रोम को यकीन नहीं हुआ। उसके लिखित उत्तर सिर्फ चित्र थे, पर कॉलिन ने कहा कि वे प्राचीन रण थे और मिर्थोफेन को झूमर में फेंक दिया। जब लॉयड ने व्यंजन तैयार कर लिया तो क्रोम ने सोचा कि वह उसे तब मारेगा जब वह चम्मच मुंह में डालेगा।
लेकिन उसके आश्चर्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे खाना बहुत पसंद आया। कॉलिन लॉयड को खोजना चाहती थी तो रिहो और सेलेन ने कहा कि वे लॉयड और राजकुमारी को एक साथ ढूंढ लेंगे। जब उसने अलका और मैरी को बताया कि वह परीक्षा में फेल हो गया, वे यकीन नहीं कर पाईं और अलका पूरे राज्य को नष्ट करने वाली थी। पर लॉयड ने कहा कि वह अगले साल फिर परीक्षा देगा और यहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है। जब अलका ने अनुमति दी, वह खाना बनाने गया और मैरी ने अलका से कहा कि राज्य को सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि राजा आजमी पिछले 5 सालों में युद्ध के समर्थक बन गए थे और कोई था जो गुप्त रूप से राजा को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन कुनलुन के गांव वाले तभी मदद करते थे जब खतरा मानव समझ से परे हो, जैसे कोई राक्षस या बड़ी आपदा। 4 साल पहले वह अलका के पास गई ताकि उससे त्याग ऋण सीखकर राजा को उस व्यक्ति से मुक्त कर सके जो उसे नियंत्रित कर रहा था। अलका ने उसके इरादे समझे पर चेतावनी दी कि लॉयड को इसमें न घसीटे वरना वह उसे तुरंत कुनलुन वापस ले जाएगी। लॉयड जिस रेस्तरां में काम करता था वहां रिहो और मुर्तोफेन राजकुमारी और लॉयड को खोजने की योजना बना रहे थे। यह जगह पहले से ज्यादा चलती थी, खराब खाना और गंदे फर्श के लिए मशहूर थी, पर इस बार सब कुछ बदल गया था। रिहो ने पूछा क्रोम कौन था तो मुर्तोफेन ने बताया कि वह राजकुमारी का अंगरक्षक था जो उसके गायब होने पर इस्तीफा दे गया। खाना आते ही वे खाने लगे क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट था, पर लॉयड को वहां काम करते देख हैरान रह गए। जब वह कूड़ा फेंकने बाहर गया तो उसने एक टिड्डे को गेंद की तरह हवा में उछाला और मैरी और कुछ छात्रों को एक गली में जाते देखा जहां एक दानव था। सेलेन और एलन फिर से लड़ पड़े क्योंकि उसने उस आदमी के सारे छाती के बाल नोच लिए जो दूसरी पर हाथ डाल रहा था और एलन ने कहा कि यह उसके जैसी कुलीन के लिए उचित नहीं था। वह उसे कुल्हाड़ी से मारने दौड़ा पर सेलेन की बेल्ट ने कुल्हाड़ी फेंक दी। उसे लगा यह लॉयड का आशीर्वाद है। वह वहां पहुंचा और वह तुरंत उस व्यक्ति से मिलने गई जिसके पास उसकी नियति का मांस था। स्थिति बिगड़ गई और जब सब वहां पहुंचे तो तय हुआ कि लॉयड और एलन को आपस में लड़ना चाहिए। वह अपनी मजबूती पर बहुत घमंडी था और अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि लॉयड उसे पूरी ताकत से मार सके। सबको लगा वह सच में मर गया और जैसे ही लॉयड उसका सिर काटने वाला था, मैरी आई और उसे बवंडर में छिपाकर ले गई। उस असुरक्षित हरामी को जानकर लॉयड ने मैरी को बचाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा वह उसके लिए कुछ भी करेगा। तो उसने कहा ऐसा मत कहो, यह लालच देता है उसे पूरे दिन अनगिनत चक्कर लगवाने के लिए। क्रोम के पहुंचने पर उसने लॉयड को रेस्तरां लौटने को कहा और बताया कि मैरी राज्य की लापता राजकुमारी थी। उसने कहा कि अपराधी जल्द राजा को बहकाएगा, त्योहार के तीसरे दिन जीयू साम्राज्य पर युद्ध घोषित करेगा और उससे मदद मांगी। अकादमी में मुर्तोफेन ओवरटाइम कर रहा था। कॉलिन ने पूछा क्यों तो उसने बताया कि उसके गांव में अकाल था। जीयू सेना ने मौका देखकर हमला किया, उनकी थोड़ी सी आपूर्ति छीन ली, इसलिए वह ऐसा दोबारा न हो इसके लिए कड़ी मेहनत करता था। लंबी खोज के बाद भी सेलेन और रिया को लॉयड का पता नहीं चला तो वे मैरी से पूछने गईं और लॉयड को देख चौंक गईं। वे अंदर आईं। सेलेन गुस्से में थी। रिया सोच रही थी लॉयड कितना ताकतवर होगा जो उसके सिर की बेल्ट खोल सका। इससे उसे लगा कि वह भाग्य से उससे जुड़ी है। मैरी घर आई और सेलेन के आसपास ईर्ष्या की आभा छा गई क्योंकि वह एक औरत के साथ रहता था। रिया ने उसे राजकुमारी की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है। हालांकि उसने मना किया। रिया को लगा कि मैरी कुछ छिपा रही है क्योंकि वह राजकुमारी जैसी दिखती थी। सेलेन ने कहा कि अगर वे राजकुमारी को ढूंढ लें तो लॉयड को अकादमी में भर्ती करवा सकते हैं। बदले में उसने जानकारी का आदान प्रदान करने की पेशकश की और राज्य के गुप्त विवरण मांगे क्योंकि राज्य गंभीर खतरे में था। चूंकि वे शायद अनुमान लगा चुके थे, मैरी ने सोचा कि उसे बता देना चाहिए कि वह राजकुमारी है। लॉयड सबके लिए चाय लेकर आया और मैरी से कहा कि वह इस राज्य की रक्षक है और कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसे छिपकर लोगों की रक्षा करते देखा था और मदद की पेशकश की राज्य को बचाने के लिए। लेकिन अलका की चेतावनी के कारण उसने कहा कि वह इतना मजबूत नहीं है, काफी था और अपना सर्वश्रेष्ठ करने की उसकी बातें खोखली थीं। वह कुछ हासिल नहीं कर सकता था, यह कहकर कि वह करेगा। यह सुनकर वह उदास होकर कमरे से चला गया और उसने लड़कियों को बताया कि वह राजकुमारी है। लॉयड के साथ उसके व्यवहार को देखकर लड़की ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है और क्या उसे पता है वह कितना मजबूत है। उसने कुनलुन गांव के बारे में बताया जो मानवीय संघर्षों से दूर रहता है और राज्य को बचाने में मदद मांगी। जब वह छत पर बैठी थी, अलका आई और लॉयड को बाहर रखने के लिए उसकी तारीफ की, लेकिन क्रिस्टल को कुएं में डालने पर उसे छत से गिरने का श्राप दिया। वार्षिक उत्सव के दौरान अलका ने एक उदास लॉयड को देखा जो अभी भी अकादमी में प्रवेश न पाने से उबर नहीं पाया था और उसके ऊपर से मैरी ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसलिए अलका इस मौके का फायदा उठाकर उसे बेहतर महसूस कराना चाहती थी।
जैसे ही वह उसके मुंह में केला डालने वाली थी, टिड्डी राक्षसों ने जनता पर हमला किया और क्रोम ने राजा से मिलकर उसे सेना में वापस लेने की विनती की। सेलेन और रेहो की जांच के बाद क्रोम को पता चला कि मुर्तोफेन राजा को नियंत्रित कर रहा था और उसने क्रोम से कहा कि ऐसा मूर्ख राजा कठपुतली बनने के लायक है। मैरी भी वहां पहुंची और राजा, जिसे दानव लॉर्ड एबडॉन नियंत्रित कर रहा था, ने मुर्तोफेन को दीवार में पटका और खुलासा किया कि उसने इस पूरे वक्त उसका इस्तेमाल किया था। अपनी शक्तियों से उसने उसे अपना अनुचर बना दिया और क्रोम ने मैरी को राजा का पीछा करने को कहा, जबकि वे उसे रोकेंगे। उसने रेहो को सिर से मारा और मैरी राजा के पीछे सिंहासन कक्ष में गई। उसने राजा पर विभिन्न तत्वों के जादू से हमला किया और कोहरे की आड़ ली उसके पास जाने के लिए और डिस्कार्ड रून का इस्तेमाल किया, पर राजा ने उसे फेंक दिया और उसकी बांह तोड़ दी। वह अब भी नहीं मर सकती थी क्योंकि उसने लॉयड से माफी नहीं मांगी थी। जब पता चला कि दानव लॉर्ड एबडॉन उसे नियंत्रित कर रहा था तो वह चिल्लाई। आखिर में उसे लॉयड से लड़ने की जरूरत नहीं थी, बस अलका से मदद मांगनी थी क्योंकि खतरा एक दानव लॉर्ड था। महल की ओर जाते हुए लॉयड ने एक टिड्डा मारा और एलन को देखा जो राक्षसों के डर से छिपा था। उसे हौसला देने के बाद एलन को हिम्मत मिली और लॉयड के जाने पर उसने एक राक्षस को मार डाला। उसने आकाश में अलका का बनाया विशाल जादुई चक्र देखा। दुश्मन राक्षस राजा था तो उसने आसमान से उल्काएं बरसाईं, जिससे सारे राक्षस पल भर में नष्ट हो गए। महल में मुर्तोफेन उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। रेहो ने सेलेन से कहा कि वह किसी तरह लॉयड को यहाँ बुलाए। इसके लिए उसने मुर्तोफेन को उस पर हमला करने को उकसाया और कहा कि थोड़ी नग्नता अच्छी रहेगी क्योंकि नायक हमेशा मुसीबत में फंसी नायिका को बचाने आता है। जब मुर्तोफेन ने हमला किया, उसकी बेल्ट ने सभी हमले रोक दिए। वह सोचने लगी कि ऐसे में वह नग्न अवस्था में एक बदमाश के चंगुल में कैसे फंसेगी। चूंकि कुछ नहीं हो रहा था, रेहो ने सेलेन को मुर्तोफेन को व्यस्त रखने को कहा और लॉयड को खोजने बाहर गया, पर वह पहले ही आ चुका था। सेलेन तुरंत अपने सपनों के राजकुमार की ओर लपकी, पर उसने उसे नजरअंदाज कर क्रोम से पूछा कि वह ठीक है। लॉयड ने मुर्तोफेन को समझाना शुरू किया और जैसे ही वह अपने असली रूप में लौटने वाला था, उस मूर्ख ने उसे कहा था कि वह बेवकूफी भरा कॉस्प्ले बंद करे और ज्यादा शराब न पिए। इसीलिए मुर्तोफेन फिर से राक्षस बन गया और उस पर हमला किया, लेकिन वह बस कमरे में इधर उधर उछलता रहा। जब लॉयड ने उस पर हमला किया, वह उसके हमले से बेहोश हो गया और मैरी वहां पहुंची और तुरंत लॉयड को गले लगा लिया। राजा ने उसका पीछा किया और सोचा कि वह भी किसी तरह का कॉस्प्ले कर रहा है, इसलिए मैरी ने लॉयड को यह मानने के लिए धोखा दिया कि उसका चेहरा गंदा था और उसे त्याग रून से पहुंचने के लिए कहा। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लॉयड ने आसानी से उसका हमला टाल दिया और राक्षस राजा को भगा दिया। उसने उसे बचाने के लिए फिर से गले लगाया और सेलेन ने उसे तुरंत लॉयड से दूर होने को कहा। अगले दिन राज्य में मरम्मत का काम अच्छी तरह से चल रहा था और लॉयड की मुलाकात उसके भाई शोमा से हुई, जो कुछ सामान देने आया था। लेकिन जब अलका वहां चॉकलेट केला लेकर पहुंची तो वह तुरंत गायब हो गया। क्रोम फिर से सेना में शामिल हो गया था और कॉलिन से पूछा कि क्या मुर्तोफेन उसका प्रेमी था। यह सुनकर उसने उसकी संतान उत्पादन मशीन नष्ट कर दी और पूछा मुर्तोफेन कहाँ है। उसने बताया कि शाही अकादमी ने उसे कुनलुन गांव में कठिन श्रम के लिए भेजा था। वह वहां राक्षसों से लड़ रहा था और जब वह खत्म हुआ तो अलका उसे गेहूं के खेतों में ले गई जो साल भर उगते थे और उसे एहसास हुआ कि वही थी जिसने उसके गांव को मुफ्त गेहूं दिया था अकाल के दौरान। बाद में मैरी के घर पर अलका ने लॉयड को नंगा देखा और रिकॉर्डिंग मोड चालू किया, पर मैरी ने उसे धक्का दिया और कहा कि अपनी वासना पर काबू रखें। जब वे बात कर रहे थे, लॉयड अकादमी की वर्दी पहनकर आया और वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। रेहो और सेलेन जल्द ही आ गए और उसने अलका का उनसे परिचय कराया। उसने बताया कि उसकी बेल्ट एक दिव्य जानवर की खाल थी जो कुनलुन गांव की एक पौराणिक वस्तु थी जो इस्तेमाल करने वाले को सभी बुराइयों से बचाती थी। जब एलन वहां पहुंचे तो लॉयड ने बताया कि वह उनकी वजह से ही अकादमी में आ पाया था। एक रात मैरी और क्रोम लॉयड को एक गांव ले गए जहां एक पवित्र तलवार थी जिसे कोई निकाल नहीं सकता था। अफवाह थी कि इसका मालिक दुनिया पर राज करेगा, पर लॉयड ने आसानी से उसे निकाल लिया। इसके बाद तीनों राज्य लौट आए। सैन्य अकादमी में लॉयड दौड़ में आगे था, जबकि बाकी सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब वे कक्षा में लौटे तो सभी छात्र ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे और कॉलिन आई और बताया कि वह रोकुजू टोना अकादमी के खिलाफ होने वाली अंतर स्कूल प्रतियोगिता के लिए छात्रों का चयन करने वाली है। प्रशिक्षण के दौरान उसने सबको बताया कि 3 तरह के जादू हैं और छात्रों को डमी पर अभ्यास करने को कहा। रीहो और सेलेन ने अपनी जादुई शक्ति से कॉलिन को प्रभावित किया, पर लॉयड की बारी पर वो गलती से डमी चूक गया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसने अभ्यास जारी रखा और आखिरकार डमी राख हो गई तो कॉलिन ने लॉयड से कहा कि उसे और अभ्यास की जरूरत नहीं है।
जब छात्र आराम कर रहे थे, सेलेन ने कॉलिन से उपचार जादू सिखाने को कहा, क्योंकि वह चाहती थी लॉयड के साथ डर की सीमाएं पार करना और पूरी रात बिताना। पर रिहो ने उसे बताया कि यह सबसे कठिन जादू था समझने में, और बहुत कुछ गलत हो सकता था अगर व्यक्ति को पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। चूंकि यह सबसे कठिन जादू था, एलन ने सोचा कि यही पहला जादू होना चाहिए जो वे सीखें। उन्हें किसी घायल की जरूरत थी, तो सेलेन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और बाकी लड़कियां उसे मजा देने और फिर उस पर अभ्यास करने आईं। मैरी के घर पर रोकुजू के 2 भाई बहन मीना और फिलो ने उससे मुलाकात की और रिहो की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है। जैसे ही मीना ने तस्वीरें दिखाईं, उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति महसूस की, और जब लॉयड ने दरवाजा खोला, फिलो ने तुरंत उसके सिर और पसलियों पर वार किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिमाग वाले मूर्ख सेल ने सोचा कि वह मक्खी मारने की कोशिश कर रही थी और उसके रास्ते में आने के लिए माफी मांग ली। उसने रिहो की तस्वीरें देखीं और मीना को बताया कि वह उसकी अकादमी में पढ़ती थी, लेकिन फिलो की अब इसमें रुचि नहीं थी। उसने लॉयड को अपना तनाव निवारक बनने की पेशकश की अगर वह उसे अपना शिष्य बना ले। मैरी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उन पर वासना रोधी नमक छिड़क दिया। जब लॉयड खाना बनाने गया, अलका आई और मैरी को तितली बना दिया। फिर लॉयड को पवित्र तलवार गांव ले गई और मैरी के बिना मजे किए। रात में मैरी अपने असली रूप में लौट आई और लॉयड ने उसकी चाल देखी, पर वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बहुत बदसूरत थी। अगले दिन छात्र प्रशिक्षण कर रहे थे और कॉलिन ने रिहो से कहा कि वो जीतना चाहती है क्योंकि उसे रोकुजू अकादमी के भ्रष्ट प्रधानाचार्य से नफरत थी। तभी अचानक वो फिलो और मीना के साथ आई और सेलेन ने कॉलिन से पूछा वो कौन है, तो उसने बताया कि रोल उसकी चालाक सहपाठी थी जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर चढ़ी थी। मैरी ने RI हो को धमकी दी कि अगर वो अपनी प्यारी चीजें नहीं खोना चाहती तो घर लौट आए, और प्रतियोगिता के दिन उसके जवाब का इंतजार किया। जब लॉयड आया, फिलो ने कहा कि वो भी उसके जवाब का इंतजार कर रही है, और सेलेन उसे दूसरी औरत के साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने देखा कि रिहो उदास थी, और जब वो बाद में खाना खा रहा था तो उसने मैरी से पूछा कि वो किसी को खुश करना चाहता है पर नहीं जानता कैसे। मैरी ने सोचा कि वह उससे डेट का पूछ रहा था, तो उसने सुझाव दिया कि वह डेट पर जाए और आत्मविश्वासी बने। उसने धन्यवाद दिया और कहा कि वह कल रिहो से पूछेगा। अगले दिन कक्षा में सेलेन ने रिहो को लॉयड की एक गुप्त तस्वीर दी, उसे खुश करने की उम्मीद में, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एलन गंदा मजाक करने वाला था उसे हंसाने के लिए, तो उसने उसे लात मार दी। जब वह हवा में उल्टा पड़ा था, लॉयड ने रिहो को डेट पर पूछा। डेट के दौरान उसने पूछा कि उसे क्या हुआ, क्योंकि वह काफी उदास लग रही थी। रिहो अनाथालय में पली बड़ी थी, वहां उसने रोल से जादू सीखा, पर अपने बाएं हाथ के कारण वह अनाथालय की मदद नहीं कर पाई। एक दिन रोल उसके लिए एक मिथ्रिल कृत्रिम हाथ लाया। वह खुश हुई कि अब वह आखिरकार कुछ काम कर पाएगी, पर रोल ने उसे हाथ दिया ताकि वह मिथ्रिल की शक्ति से पवित्र तलवार निकाल सके, पर यह रिहो को मार देता, इसीलिए वह भाग गई। उसके बाद वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाई, तो लॉयड ने उसका हाथ थामा और कहा कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अचानक सेलेन आ गई और रिहो पर गुस्सा हो गई, क्योंकि उसने यह बात पहले नहीं बताई थी। अभ्यास के दौरान जल नाम की एक मजबूत छात्रा ने लॉयड को दोस्ताना द्वंद्व के लिए चुनौती दी, पर कॉलिन जानता था कि वह मर जाएगी, इसलिए उसने उसे फिलो से लड़वाया। जब द्वंद्व शुरू हुआ तो वह अपने जादू को पूरी ताकत से चार्ज करती रही, और आखिरकार जब वह पूरी तरह चार्ज हो गया तो उसने छलांग लगाई, लेकिन फिलो ने उसे अखाड़े के दूसरे छोर पर फेंक दिया और द्वंद्व समाप्त कर दिया। लॉयड ने उसकी मदद करनी चाहिए, पर उसने सोचा कि वह उसे कमजोर समझ रहा है और उसका हाथ झटक दिया। फिर वह मैरी के पास गई ताकि वह ठीक हो सके, और मैरी से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। जब लॉयड आया तो जल को जलन हुई, क्योंकि उसका प्यार उस पतली लड़की के साथ रहता था, और वह भाग गई। अगली सुबह इंटर स्कूल प्रतियोगिता का दिन था। क्रोम ने बताया कि विजेता को पवित्र तलवार मिलेगी। रिहो क्रोम पर गुस्सा हुई और पूछा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली तलवार यहाँ कैसे आई। चूंकि विजेता को तलवार मिलेगी, राहुल छात्र बनकर जीतना चाहती थी। कॉलिन ने लॉयड को भी प्रतियोगिता में डाला। इधर मैरी लॉयड को प्रतियोगिता में देखने जा रही थी, पर अलका ने उसे रोका क्योंकि वह भी नहीं जा सकती थी। उसने मैरी को हर 10 मिनट पेट दर्द का शाप दिया ताकि वह न जा सके। उसने कहा कि अगर शाप हटवाना है तो क्रिस्टल से लगातार माफी मांगो। अलका ने ऐसा कहा। सेलेन और फिलो पहली लड़ाई के लिए मंच पर आए। सेलेन को यकीन था कि उसकी बेल्ट उसे हर हमले से बचाएगी, लेकिन बेल्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह बिजली की चपेट में आ गई। वह बेल्ट पर चिल्लाई कि यह उसे बिजली से बचाने वाला था। कोई द्वेष नहीं, पर फिलो के दिल में कुछ ना था और वह सेलेन पर लगातार हमला करती रही। जब उसने छोड़ा अपना अंतिम हमला, बेल्ट ने आखिर हमला शुरू किया और उसके वारों को रोकने के बाद उसने फिलो को बेल्ट से पकड़ा और मंच से बाहर फेंकने वाली थी, पर वह अयोग्य हो गई क्योंकि बेल्ट का उपयोग नियमों के खिलाफ था और फिलो को विजेता घोषित किया गया।
अगली लड़ाई के लिए लॉयड और मीना मंच पर आए और जब द्वंद्व शुरू हुआ उसने उसका चेहरा पानी से ढक दिया उसका दम घुटाने की आशा में। पर लॉयड ने आराम से 20 मिनट तक सांस रोकी जैसे कुछ नहीं था। तो मीना ने उसे पानी के बवंडर से घेरा पर लॉयड ने उसे हवा के झोंके से दीवार में धकेल दिया और विजेता घोषित किया गया। यह अंतिम युद्ध था और कट्टर दुश्मनों ने एक दूसरे पर आग के गोले बरसाए जब तक रिहो एक से नहीं टकराई। चूंकि उसने ही उस पर हाथ रखा था वह जानती थी कैसे इसे निकालना है और उसे निहत्था कर दिया। पर उसने मुक्का मारा और राहुल को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना हाथ विस्फोट कर दिया। हालांकि उसने अपनी बांह में हीलिंग मैजिक स्टोन रखा था और अपने अंतिम हमले से उसे नष्ट करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती राहुल बेहोश हो गया। रात में राहुल के अधीनस्थ ने बताया कि तलवार निकालने वाला एक चुड़ैल थी और उसने फिलो को उसके घर जाकर वह चीज लाने को कहा जिसकी वह बहुत रक्षा करती थी। जब फिलो वहां पहुंची तो उसने मैरी को एक क्रिस्टल से विनती करते देखा और जब मैरी शौचालय गई तो फिलो ने अंदर जाकर क्रिस्टल बॉल ले लिया। बाद में लॉयड आया और सोचा कि मैरी का अपहरण हो गया है क्योंकि फिलो ने एक पत्र छोड़ा था जिसमें उन्हें पवित्र तलवार लाने को कहा गया था। जब एलन अपने मटर राक्षस का इलाज करवाने आया क्योंकि वह खड़ा नहीं हो रहा था, लॉयड ने बताया कि मैरी का अपहरण हुआ है और वे दोनों पत्र में बताए स्थान पर गए। वहां उन्होंने फिलो का सामना किया और उसने तुरंत लॉयड के साथ मौत का द्वंद्व शुरू कर दिया। वो उसके हमले रोकता रहा पर जब थक गया तो फिलो से कहा कि अगर वो जीता तो मैरी का पता बताए और उसे हाथापाई से फैसला करने की चुनौती दी। उनकी ताकत इतनी थी कि एलन उड़ गया पर राहुल का साथी आया और उस पर आग के गोले बरसाने लगा, लेकिन मीना ने उसका मुंह पानी में डुबोकर दम घोंट दिया क्योंकि वो राहुल के औजार बनने से तंग आ गई थी और उन्होंने लॉयड और फिलो को आसमान में लड़ते देखा। उसने जादू से दोनों को जमीन पर गिरा दिया पर लॉयड ने हाथापाई जीत ली और फिलो ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। पर लॉयड सिर्फ मैरी का पता जानना चाहता था और जब पता चला कि वो अभी भी घर पर है तो वो मूर्ख महसूस करने लगा। राहुल यह सब देखकर गुस्सा हो गया पर अलका क्रिस्टल बॉल से आई और जिस कमरे में थी उसे उड़ा दिया। उसे पानी में फेंका गया तो एलन उसे बचाने गया। अगले दिन वह अस्पताल में भर्ती हुई और सोचने लगी कि उसने रिहो का कितना गलत इस्तेमाल किया था। उसके किए सब कुछ के बावजूद रिहो अभी भी उसकी परवाह करता था और उसके लिए सेब छीलता था, लेकिन राहुल की बात सुनने नहीं रुका। गर्मी की छुट्टियां पास थीं। सेलेन लॉयड के साथ सारा वक्त बिताना चाहती थी पर उसे घर लौटना पड़ा। उसने सोचा कि क्या अपना घर उड़ा देना अच्छा रहेगा ताकि वह अपने मांस प्रदाता के पास वापस जा सके। जब लॉयड घर लौटा उसने मैरी और अलका को आपस में लड़ते देखा। दोनों उसके साथ रहना चाहती थीं, पर उसने बताया कि वह क्रोम द्वारा बताए एक बड़े होटल में पार्ट टाइम काम करने जा रहा है। होटल में मालिक कोबा पार्ट टाइम कर्मचारी का इंतजार कर रहा था। उसे एक खतरनाक मौजूदगी महसूस हुई, पर जब लॉयड आया तो वह हैरान रह गया। उसने उसे होटल दिखाया और बताया कि वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं और लोग कोमा में पाए जा रहे थे। कारण अज्ञात था तो लॉयड ने मदद की पेशकश की। वह उसे किकायू से मिलवाया जो कोबा की आंख बचाकर आलस करती थी। किकायू ने लॉयड को काम सौंपा पर वह वाक्य पूरा करती उससे पहले ही लॉयड ने सब साफ कर दिया, छत तक। कोबा चकित था और किकायू ने पूछा कि क्या वह मानव भी था। लॉयड ने वर्दी पहनी तो कोबा ने बताया कि कल एक महत्वपूर्ण ग्राहक आ रहा है। उसे रिसेप्शन में मदद चाहिए क्योंकि थियो नामक कुलीन व्यवहार में कठिन था। वह एलन के पिता थे। अगले दिन उन्होंने सबसे बदतमीजी की पर लॉयड में रुचि ली क्योंकि दोनों को वाणिकी पसंद थी। किकायू ने रात में थियो से मुलाकात की। दोनों ने सोचा कि कोमा पीड़ितों के पीछे कोबा का हाथ था। एक परेशान करने वाला स्थानीय सरदार चाहता था अपनी बेटी की शादी अपने बेटे एलन से करवाना और वह उपहार खरीद रहा था और उनसे धन कमाया था, तो वह इस शादी का इस्तेमाल अपने व्यापार की जानकारी पाने के लिए करना चाहता था। थियो ने किकायू को बताया कि एक प्रयोगशाला से एक राक्षसी उपहार चुराया गया था और वैज्ञानिकों के अनुसार यह जानवरों और मनुष्यों को अपना मेजबान बनाता था और उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता था, जिससे किकायू को लगा कि यह लॉयड हो सकता है। तो अगले दिन जब लॉयड सब्जियां काट रहा था, किकायू ने उसे एक तीखी चाय दी जो उसके अंदर के राक्षसी उपहार को खत्म कर देगी, लेकिन उसके पीने से पहले कोबा आया और खुद चाय पी ली, पर तुरंत उसे थूक दिया क्योंकि उसका स्वाद बहुत बुरा था। किकायू खिड़की से कूद गया, जिससे कोबा को लगा कि शायद वह और थियो उन हमलों के पीछे थे। रिजो ने प्रतियोगिता की सारी पुरस्कार राशि होटल में रहने और मालिश पर खर्च करने का फैसला किया, पर लॉयड को वहां काम करते देख हैरान रह गई। लॉयड ने मालिश की तैयारी की पर रिजो उस कुंवारे के सामने अपनी योजना नहीं खोल सकी और उसे मालिश के लिए कोई महिला बुलाने को कहा। बाद में सेलेन भी अपने पिता के साथ होटल पहुंची। वही थी जो एलन से शादी करने वाली थी।
उसने वहां से भागने की कोशिश की और पिता से कहा कि वह एक रिज लॉर्ड से मंगनी कर चुकी है और एलन जैसे चिकने आदमी बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन उसके पिता ने उसे चुप रहने को कहा। बाद में वे थियो से मिले। सेलेन एलन को मारने की सोच रही थी, पर दरवाजे से लॉयड को देखते ही हैरान होकर उस पर कूद पड़ी। पिता ने सोचा कि उसे मां से मांस की लालसा मिली है। जब दोनों प्रेमी चले गए तो उन्होंने व्यापार की बात करने का फैसला किया। सेलेन लॉयड को एक खाली कमरे में ले गई और उससे पूछा कि लोग इन होटलों में क्या करते हैं, लेकिन रिजो ने बताया कि यह वैसा होटल नहीं है और पूछा क्या उसे संदेह नहीं हुआ कि लॉयड थियो का बेटा है, पर उसने इसे आशीर्वाद माना और परवाह नहीं की इसकी। उस दिन पहले एलन बाथटब में बेहोश मिला था तो थियो ने लॉयड को अपना बेटा बना दिया। कोबा ने सोचा थियो ने लॉयड को तय शादी के लिए क्यों चुना और इसकी तह तक जाने की ठानी। होटल के बाहर लड़कियां और थियो होटल में क्या हो रहा है यह जांचने की योजना बना रहे थे और जब उन्होंने शोमा को फायर बॉम्ब के ऑर्डर के साथ आते देखा तो वे तुरंत उसके पास गए। लेकिन शोमा के चेहरे पर उदासी छाई थी जब उसने सेलेन को लॉयड को गले लगाते देखा। उसने एस होमा को सैन्य अकादमी में शामिल होने के बारे में बताया और बधाई दी। उसे अगली नौकरी पर जाना था तो उसने उन्हें डिलीवरी का ध्यान रखने को कहा और बाकी दिन सेलेन ने लॉयड के करीब आने की पूरी कोशिश की। और जब वे झील के बीच नाव पर थे तो उसने उसे बताया कि इस बेल्ट की वजह से उसके लिए डेट पर जाना मुमकिन नहीं था। इस बेल्ट के कारण यह बेल्ट उसके पिता के पुराने संग्रह का हिस्सा था और जब यह उससे जुड़ गई लोग उसे घृणा से देखने लगे और उसने इस बेल्ट से छुटकारा पाने के लिए अकेले ही जीवन भर प्रशिक्षण लिया। इस बेल्ट से छुटकारा पाने के लिए उसने लॉयड को बताया कि वह कितना खास है और दूसरे भी उस पर गर्व करते हैं, पर उसके मुताबिक वह दूसरों की मदद के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। किक्यो दूर से उन दो कामुक लोगों को देख रही थी और जब सेलेन चली गई और लॉयड अकेला रह गया तो उसने सोचा कि यह उसके पास चुपके से जाने का सही मौका है। लेकिन लॉयड ने उसे पकड़ लिया और उसे मालिश देने का बहाना बनाना पड़ा क्योंकि वह मालिश की तकनीकें सीखना चाहता था। वह मान गया और किक्यो ने उसके पूरे शरीर पर तेल लगाना शुरू किया, पर उसे कहीं दानव का निशान नहीं मिला और सोचा कि शायद वह उसकी पैंट में हो। जैसे ही उसने पैंट में हाथ डाला वासना का डिटेक्टर प्रकट हुआ और किक्यो को रोका, पर किक्यो ने उसे पीछे से पकड़कर सुप्लेक्स कर दिया, लेकिन बेल्ट ने उसे बचाया। जब वे फिर लड़ने वाले थे लॉयड ने कहा यह तो हिंसक मालिश है और सेलेन का ध्यान भटकाकर वह भाग गया। चूंकि उसके शरीर पर तेल था सेलेन ने साथ नहाने का सुझाव दिया, पर बेचारी लड़की को उसके साथ अकेले वक्त नहीं मिला क्योंकि उसकी सभी हरम की लड़कियां एक एक करके वहां आ गईं। दुर्भाग्य से उनकी सारी चालें बेल्ट ने नाकाम कर दी और वेब्स किसी भी फैन सर्विस से वंचित रह गए। सभी ने यहां अवैध ट्रींट खेती की चर्चा की। चूंकि यह लोगों के कोमा का कारण था अलका ने सोचा कि इसे जल्द सुलझाना होगा वरना यह जगह ट्रींट से भर जाएगी। जब लॉयड अचानक खड़ा हुआ और लड़कियों को अपना बैंगन दिखा दिया फिलो ने अलका को उसके निजी अंग देखने के लिए जंगल में फेंक दिया। किक्यो जंगल से सबको देख रहा था लेकिन थियो का सचिव वहां पहुंचा और वह दानव ट्रींट का मेजबान निकला। वह अपने टेंटेकल से किक्यो के शरीर का रस चूसने लगा, पर अलका को खोजते हुए लॉयड वहां पहुंचा और सोचा कि सचिव कॉस्प्ले कर रहा है। उसने कई ट्रींट पैदा किए और मटर जैसे दिमाग वाले लॉयड ने सोचा कि वह उन्हें शो दिखा रहा है। होटल में फियो, कोबा और सेलेन के पिता बैठक कर रहे थे। कोबा ने पूरी घटना का दोष फियो पर मढ़ा क्योंकि यह सब उसकी पहली यात्रा के बाद शुरू हुआ था। लॉयड ने सभी ट्रेंड्स को हराने के बाद मिनोकी सचिव को होटल जाते देखा। उसने बैठक रोककर खुलासा किया कि वही लोगों को कोमा में डाल रहा था। उसने हमला किया पर हरम की लड़कियां बचाव में आईं। उनका जादू बेअसर रहा तो फिलो ने उसे होटल से बाहर निकाल दिया। मिनोकी ने सब पर हमला किया। सेलेन मलबे में फंसने वाली थी पर पिता ने उसे बचाकर खुद को कुर्बान कर दिया। रिजो ने सोते एलन को जगाया और मिनोकी पर फायर बॉम्ब फेंकने को कहा। उन्होंने मीना और फिलो को बचाया और जब मीना ने मिनोकी को पकड़ा तब उस पर फायर बॉम्ब बरसाए। उसने पानी के अजगर से उसे जगह पर रखा और रिहो ने बर्फ के जादू से पानी जमा दिया, पर राक्षस का मूल नष्ट किए बिना वो नहीं मरता। सेलिन ने पिता पर से मलबा हटाने की कोशिश की और कहा कि वो किसी से प्यार करती है जब वो खुद कुचलने वाली थी। लॉयड मलबा हटाने आया और चौंक गया जब पता चला कि मिनोकी वास्तव में एक राक्षस था। वो उस पर कूदा और एक ही मुक्के में उसका मूल पकड़कर कुचल दिया, जिससे राक्षस गायब हो गया। शोमा दूर से इस लड़ाई को देख रहा था और उसने अलका को एक मंत्र से जमीन में दफना दिया था।
अलका ने पूरी रात होटल की मरम्मत की। अगले दिन कोबा ने थियो से माफी मांगी, पर वो भी गलत था और उसे किकायू दे दिया ताकि वो अपने निष्क्रिय एक्सकैलिबर का इस्तेमाल कर सके। सेलिन के पिता ने उचित देखभाल न करने के लिए माफी मांगी और लॉयड से अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा। उसने तुरंत उसे गले लगाया और अलका ने बताया कि वह इमारत ठीक करने से थक गई थी, तो लॉयड ने मालिश की पेशकश की और उसे अचानक पटक दिया। शोमा झल को सू के पास लाई और बताया कि किसी ने उसका प्यार चुरा लिया है और वह बदला लेने के लिए शक्ति चाहती है, तो उसने शोमा को ट्रिएंट और राक्षसों के अवशेषों से बनी दवा देने को कहा। उसने बिना सोचे दवा पी ली और एक अजीब लेकिन अत्यंत शक्तिशाली राक्षस में बदल गई। हमेशा की तरह लॉयड ने मैरी का नाश्ता बनाया। उसने हाथ से खिलाने को कहा, पर सेलिन ने खाने की जगह उसके मुंह पर बेल्ट मारी। लड़कियां लॉयड को लेने आईं क्योंकि सरकार ने कैडेटों को एक गुफा में विशाल सांप से निपटने का आदेश दिया था। वे मिशन की जानकारी लेने राजा से मिले और वह दुनिया का सबसे मूर्ख राजा निकला। जब वे गुफा में गए तो एलन बाहर गार्ड रहा और लड़कियों ने उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया। जब मैरी शहर में घूम रही थी, अलका ने उससे पूछा कि क्या पास में कोई कालकोठरी है और जबरदस्ती उसे ले गई ताकि वह रास्ता बता सके। अंदर कालकोठरी में लॉयड आगे बढ़ गया, पर सेलिन और फिलो को ज्यादा दिलचस्पी थी कि क्या रीहो उसे पसंद करता है। अचानक उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी, पर यह सिर्फ अलका और मैरी थे जो कालकोठरी में गिर गए थे। कालकोठरी में मैरी ने ट्रेंट जड़ों से भरे कमरे में प्रवेश किया और उसने झल को देखा जिसके अंदर एक ट्रेंट परजीवी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे ऐसी जगह पर देखेगी और मैरी से कहा कि वह उस व्यक्ति से बदला लेने का इंतजार कर रही थी जिसने उसका प्यार छीन लिया था, और बताया कि वह लॉयड था, लेकिन वह मैरी को नहीं बता सकती थी कि वह उससे प्यार करती थी। झल ने मैरी को लताओं से पकड़ लिया और उसे छेड़ना शुरू किया ताकि लॉयड उसे बचाने आए, और वह इसका हर पल आनंद लेती दिखी। उसने नीचे से मैरी को गले लगाया, पर लॉयड उसे बचाने आया और वह बेशर्म युद्ध मोड में आ गई। उसने लॉयड का पीछा किया और अपनी लताओं से उस पर हमला शुरू कर दिया, पर वो बच गया तो उसने अपनी गति बढ़ाई और बिग बूबा की शक्ति से लॉयड को कमरे में पटकना शुरू किया और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी ठहराया। लड़कियों ने भी यह आवाज सुनी और लॉयड को झल से लड़ते देखने कमरे में दौड़ पड़ी। उसने लड़कियों पर हमला किया, पर लॉयड ने हरिम लड़कियों की रक्षा के लिए जान जोखिम में डाली। उसे लगा दोस्त गलती है, वे नीचे खींचते हैं, पर लॉयड दोस्तों की वजह से आगे बढ़ा। वे उसके लिए सब कुछ थे। दोनों फिर भिड़े। उनके हमलों के झटकों से पूरा कालकोठरी टूट गया और वे नीचे गिरने लगे। उसने लॉयड को जमीन पर पटका, बड़ी लता से हमला किया, पर लॉयड ने उसे पट्टे की तरह इस्तेमाल कर उसे आसमान में फेंक दिया। लड़ाई खत्म होने पर लड़कियां तुरंत अपने आनंद प्रदाता की जांच करने गईं, लेकिन विशाल सांप वृत्र ने, जो यह लड़ाई देख रहा था, उन्हें रोक दिया। उसने लॉयड को थपथपाते हुए कहा कि वह कितना बड़ा हो गया है और बताया कि वह कुनलुन का संरक्षक जानवर था जो अलका की शक्तियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। उसने किसी कारण से उसे अपने अंदर बंद कर दिया था और वृत्र ने उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि उसकी त्वचा का इस्तेमाल एप्रन बनाने के लिए किया, जो अब सेलिन की बेल्ट थी, सेलिन द्वारा पहनी गई। सू कमरे में आया और लॉयड ने भांप लिया कि वह एक बुरा आदमी था। अलका जल्द ही वहां पहुंची और पता चला कि वह और सू एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। उसे यह भी याद नहीं था कि उसने वृत्र को यहाँ क्यों रखा था, और सू ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की ताकि कुनलुन की मुहर कमजोर हो जाए और अलका अपनी शक्तियां खो दे। लेकिन वह उसे दीवार की ओर लात मारने में सफल रही क्योंकि वृत्र ने जाने से पहले अपनी चेतना को बेल्ट में स्थानांतरित कर दिया। सू ने बताया कि वह कुनलुन और वहां की आखिरी कालकोठरी को खोलना चाहता था। एलन समूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कालकोठरी से बहुत शोर आ रहा था और अन्य गार्डों को लगा कि वह अपनी शक्तियों से कालकोठरी को तोड़ रहा है इससे पहले कि वे कुचल जाएं। अलका ने क्रिस्टल बॉल से सबको दूर भेजा। अगले दिन राजा ने एलन को इनाम दिया क्योंकि सबको लगा कि उसने ही सब किया था। मैरी के घर पर अलका ने सेलिन को बैग में बंद किया क्योंकि वह वृत्रा को कुनलुन में ठीक करना चाहती थी और बेल्ट उससे जुड़ी थी। वे सब कुनलुन गांव की ओर चल पड़े और सभी लड़कियां अपने अपने कारणों से वहां जाने के लिए उत्साहित थीं। कुछ देर बाद वे सील तक पहुंचे और अलका ने बौने यूक को सामने आने का आदेश दिया। उसने सबको एक टेलीपोर्टर से धकेल दिया और वे सब पहुंच गए। कुनलुन का गांव। उनकी कल्पना के विपरीत कुनलुन सामान्य गांव था, पर शहर पहुंचते ही सबकी अपार ऊर्जा से उनके शरीर कांप उठे। उन्होंने अमानवीय ग्रामीणों को कूदते देखा और चौंके जब एक बुढ़िया ने संदेश के लिए पहाड़ की ओर पत्र फेंका। एक बूढ़ा तोप में चढ़ा और लोकोमो से उसे पहाड़ की ओर दागने को कहा। सब हैरान थे, सोचा क्या ये इंसान है, पर लॉयड ने बताया कि यहाँ ऐसे ही यात्रा करते हैं। पिरिट नाम का बुजुर्ग एक विशाल पिरान्हा के साथ आया। वो फिलो की लड़ाई शैली का आविष्कारक था।
पर जब उसे पता चला कि यह ग्रामीणों की सुबह की कसरत थी तो उसकी रूह कांप गई। रिहो ने बूढ़े के लिए पिरान्हा उठाने की पेशकश की, पर वह मुश्किल से उठा पाई। वे अलका की हवेली पहुंचे। कॉलिन ने पूछा, मुर्तोफेन कहाँ है? अलका ने बताया, वह गेहूं के खेतों में था। वह और क्रोम वहां पहुंचे। उन्होंने मुर्तोफेन को खेत में काम करते देखा, लगभग नग्न अवस्था में। उसने किसान का जीवन अपना लिया था। कॉलिन को उसे नंगा देखकर अजीब लगा। उसने सोचा कि वह शौचालय जाना चाहती है। उसने उसे खेत में जाकर खाद देने को कहा, लेकिन उसने उसे मुक्का मारा और सोचा कि वह ऐसे आदमी पर क्यों फिदा हुई। सेलिन ने लॉयड को कुछ लोगों के साथ देखा। उन्हें परिवार समझ सबको शादी के फॉर्म दिए, लेकिन उसके प्रयासों को एक विशाल अजगर ने बाधित कर दिया। रिहो राक्षस की जांच करने बाहर गई, पर उसके सामने लाचार होकर भाग गई। कुछ बच्चों ने फॉर्म से कागजी विमान बनाए, अजगर को भगाया और उसका सींग भी काट दिया। रात में सब डिनर टेबल के चारों ओर बैठे और पता चला कि उनका खाना राक्षसों से बना था। गांव वालों के जाने से पहले उन्होंने लॉयड से पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, तो उसने कहा कि वह सभी के साथ जाता है। एक महिला ने कहा कि रिहो उसके लिए सबसे अच्छी होगी, और पिरहा को लगा कि फिलो सबसे उपयुक्त थी। लेकिन सेलिन और अलका खुश नहीं थीं, क्योंकि वे भी लॉयड को चाहती थीं। लड़की सो गई और सेलिन फिलो ने रिहो का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसे महंगी पोशाक और कपड़े मिले थे। वह कपड़े बचाने के लिए उन्हें उतारने लगी, पर लॉयड आ गया और उसे देख लिया तो फिलो ने उसे लात मारी। मिर्थोफेन ने मैरी से माफी मांगी और उसे सब बताया, जिससे पता चला कि शायद सू ने उसे नियंत्रित किया था। अगले दिन सभी वृत्रा को ठीक करने के लिए जल्दी उठे और वह अलका पर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वे अंततः अंतिम काल कोठरी तक पहुंचे और रिहो ने सोचा कि अंदर बड़े खजाने होंगे, लेकिन अलका ने बताया कि वहां सिर्फ दानव स्वामी थे। युग ने खुलासा किया कि अन्य सभी काल कोठरियां बौनों द्वारा बनाए गए डिकॉय थे, जो आखिरी काल कोठरी को छिपाने के लिए थे। वृत्र की स्थिति के कारण अलका की शक्तियां बेकाबू थीं। अगर वे अब भी कुंजी डालते तो सभी दानव प्रभु दुनिया में छूट जाते। रिहो ने कुंजी के बारे में पूछा तो युग ने बताया कि वह महल के खजाने में रखी पवित्र तलवार थी। फिर उसने बेल्ट ली और उसे भुने सुअर की तरह पकाया और वृत्र को एक गेंद में बदल दिया। उसे कुछ समय के लिए सील कर दिया गया। अलका ने अपनी ज्यादातर शक्तियां खो दी और युग ने बताया कि वह अब एक साधारण बच्ची थी। उस बदसूरत बुढ़िया की दी गई यातनाओं को याद कर वे उसे ललकारने लगे और युग ने उन्हें पुरानी शिकायतें निकालने को कहा, पर अलका की डरावनी नजर मैरी को दूर रखने के लिए काफी थी। सभी के लिए कुनलुन छोड़ने का समय आ गया था। युग अलका को ले गया, कुछ गुप्त बताने के बहाने, पर उसे एक गड्ढे में फंसा दिया और बताया कि वह शोमा और सू के साथ आखिरी काल कोठरी खोलने और इस टूटी दुनिया को फिर से बनाने के लिए काम कर रहा था। वापस आकर उसने सबको बताया कि अलका सामान इकट्ठा कर रही है और लॉयड को भी कुछ करना है, तो सब चले गए। लॉयड आने पर युग ने पूछा क्या उसने अलका को देखा और कहा वह शायद कहीं गिर गई हो, तो वह तुरंत उसे खोजने गया। युग ने सबका पीछा किया। मुर्तोफेन को देख चौंका, पर वह सिर्फ सब्जियां इकट्ठा करने आया था। युग ने उसे बताया कि उसने एक दिन के लिए पीछे का गेट बंद कर दिया था, जैसा कि वह अलका के बिना आराम करना चाहता था। और सभी लड़कियां दुखी हो गईं, क्योंकि उन्हें लॉयड के बिना रहना पड़ा पूरे एक दिन के लिए। कल्लन ने मुर्तोफेन के साथ कुछ रोमांचक समय बिताने के लिए उड़ान भरी और सब कुछ युग की योजना के अनुसार चल रहा था। रिहो ने ड्रेस बेच दी थी और उससे बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन प्लॉट कवरेज कपड़ा बेचना मुश्किल था। इसलिए मीना ने उसे केवल फैंस को आजमाने और अपनी गरिमा खोने को कहा। उसने मीना को कुनलुन के अनुभव के बारे में सब बताया और वे दोनों राउल से मिलने गईं, जिसने काम पर प्रतिद्वंद्वी को हराने की किताब लिखी थी। उन्होंने उससे पवित्र तलवार लाने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा, पर उसकी याद धुंधली थी। हालांकि एक वाक्य से रिहो को लगा कि वह सू था और उसके साथ युग जैसा एक बच्चा था, जिससे उसे यह सब अजीब लगा। फिर वह उस अखाड़े में गई जहां एलन और ज्यू साम्राज्य के एक व्यक्ति के बीच प्रदर्शनी मैच होने वाला था। उसने शोमा और सू को बगल में खड़े देखा। राजा और लड़कियां सोच रहे थे कि वे वहां क्यों हैं। रिहो ने राजा से मिलकर प्रदर्शनी मैच रद्द करने को कहा, क्योंकि राज्य खतरे में था। उसने क्रोम से पूछा क्या वे विश्वसनीय हैं। जब उसने बताया कि वे मैरी के दोस्त हैं, राजा तुरंत मान गए। कनलुन में लॉयड ने अलका को ढूंढ लिया, क्योंकि वह भी एक बार उसी गड्ढे में फंसा था। उसने लॉयड को गले लगाया और कसम खाई कि वह दोषियों को दुनिया नष्ट नहीं करने देगी। जैसा उसने लॉयड को लिखा था, उसने सब बताया, तो उसने वापस जाकर सही काम करने का वादा किया। वे गांव लौटे
पायरेट और लोकोमो ने जादू से लॉयड को आज़मी राज्य की ओर भेजा। वह और आगे गया। अगले दिन प्रदर्शनी मैच शुरू हुआ, पर एलन का प्रतिद्वंद्वी झल था, जो अभी भी ट्रेंट परजीवी से ग्रसित था। यहूदी साम्राज्य के राजा होने के नाते सू ने राजा आज़मी को 2 राज्यों का गठबंधन कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सुझाव दिया। एलन को बुरी तरह पीटा जा रहा था और क्रोम कुछ कहने वाला था, पर शोमा की भयानक शक्ति देख डर गया। आज़मी ने सू को बताया कि अबदोन के वश में आकर उसने सबको कष्ट दिया, पर अब वो राज्य और लोगों की रक्षा की कसम खाई है। यह सुन सू ने युग को इशारा किया, पर लड़कियों ने उसे घेर लिया और बताया कि वे उसकी चाल जानती हैं। उसने जादुई गेंदों से टिड्डी राक्षस बुलाए। सू ने आज़मी को जल्दी करने को कहा, पर भीड़ पहले से ही सैनिक और साहसी थी। मुर्तोफेन ने बिना कारण कपड़े उतारे और शोमा से लड़ने लगा। उसने कहा कि वह दुनिया से ऊब गया था, पर वह नहीं चाहता था लॉयड को भी वैसा ही महसूस कराया, और पूरी कोशिश की कि लॉयड को वह सब मिले जो वह चाहता था, और दुनिया को थोड़ी मुसीबत में डाला ताकि लॉयड नायक बन सके। उसने मुर्तोफेन को भगाया, और जब सब राक्षसों से लड़ रहे थे, झल ने हमला किया, पर रिहो ने मैरी को बचाया। फिर उसने मैरी का पीछा किया, पर हमला करने के बजाय उसने मैरी के चेहरे पर कई बार हाथ फेरा। यह चलता रहा तो फिलो ने उसे दीवार में धकेला, और सू आज़मी का पीछा कर रहा था पवित्र तलवार के लिए, पर एलन ने पीछे से आकर उसका हाथ काट दिया। हालांकि सू ने हाथ जोड़ दिया और सबको बताया कि वह रूणों से बना है। बहुत पहले जब दुनिया अराजक थी, अलका ने उसे रूणों से बनाया था, मानवता की आशा के रूप में। उसे दुनिया के बचने पर गायब होना था, पर वह नहीं हो सका। वह जीता रहा, पर नायक होने की अवधारणा से बंधा था और इस दुनिया से पूरी तरह गायब होने को मजबूर था। उसे अलका को मारना और लॉयड को नायक बनाना था, ताकि वो नायक न रहे और मर जाए। लड़ाई के दौरान लॉयड ने वीरता से प्रवेश किया और सब उसे देखकर खुश हुए, पर उसे सिर्फ एक चिंता थी कि वो एलन को लड़ते नहीं देख पा रहा था, और उसने युग से कहा कि वो इतना बुरा न बने। युग ने सोचा कि कोई इतना भोला और मूर्ख कैसे हो सकता है, पर जब लड़कियों ने बताया कि युग ने ये राक्षस बुलाए हैं, लॉयड ने अपने टिड्डे को मार दिया और लॉलीपॉप से एक विशाल गोलेम बुलाया जो झल की शक्ति से चलता था। उसने लॉयड पर हमला किया, पर लॉयड ने रोका और सोचा क्या वो इसे हरा पाएगा। उसने राक्षस को उछाला, पर वो लौटा और उसकी बांह टूटी, लेकिन तुरंत ठीक हो गई। लॉयड ने फिर उसे काटा, पर वो झल से ठीक होता रहा और उसे प्रकाश से जलाने की कोशिश की। जब लॉयड ने हवा में छलांग लगाई, राक्षस ने उसे दीवार पर पटका और लगातार पीटा। मैरी ने समझा कि झल को होश में लाना होगा, और जैसे राक्षस लॉयड को कीड़े की तरह पीट रहा था, मिर्थ ने उसे रोका और याद दिलाया कि वो क्या है। एक नायक, और उसे बताया कि उसके सपने पूरे करने हैं। रिहो झल पर चिल्लाई, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जब मुर्तोफेन राक्षस से लड़ता रहा, लॉयड को हिम्मत मिली। वह उठा और याद किया कि उसका सपना अपनों को नायक की तरह मुस्कुराना था। रिहा ने जेल को मैरी के कपड़े दिए। वो राक्षसों से छूटी और उन्हें चेहरे पर रगड़ने लगी। यह बहुत ही बीमार हरकत है। सेलेन ने युग से वृत्र वाली गेंद चुराई और अपनी बुरी आवाज से तंग करके उसे बेल्ट बना दिया। लॉयड ने राक्षस को हवा में फेंका और हवा के जादू से उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। शोमा और सू ने लॉयड की लड़ाई रिकॉर्ड की। इस दुनिया के नए नायक को कैमरे में कैद करने का पहला कदम पूरा हुआ। युग समझा कि वे लॉयड को नायक बनाने में मदद कर रहे थे। वृत्रा के लौटने से अलका की शक्तियां वापस आईं और उसने सभी राक्षसों को मार डाला। जब वह युग को मारने वाली थी, शोमा ने उसे बचाया और वे तीनों लॉयड का वीर फुटेज लेकर चले गए। राज्य कुछ समय के लिए बच गया और सभी ने मैरी के घर पर साथ में दोपहर का खाना खाया। अपने दिल में Disclaimer. We use video clips/footage in this video to help explain our voiceover in a way that is easy for everyone to understand. We believe this is within the rules regarding reviews and commentary. We are not trying to infringe on anyone or use their content without permission. Thank you.